नमस्कार। मैं मनोज जागलान एक बार फिर से आपको भूगोल पढ़ाने के लिए उपस्थित हूं और हमारी क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से आप लाइव जुड़िए। और आज का टॉपिक जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे द्वितीयक व्यवसाय पे। द्वितीयक व्यवसाय होता क्या है, आप बताओ। द्वितीयक व्यवसाय क्या होता है? तो हमने जब मानव व्यवसाय पढ़े थे तो ये बात पढ़ी थी कि द्वितीयक व्यवसाय का मतलब ये होता है प्राथमिक व्यवसाय जो सीधा प्रकृति से जुड़ा होता है, जैसे आपके कृषि, खनन, पशुपालन, आखेट, भोजन संग्रहण। उससे जो भी पदार्थ प्राप्त हुआ उसको परिवर्तित करना, परिष्कृत करना, संशोधित करना और उसको ज्यादा उपयोगी बनाना द्वितीय व्यवसाय कहलाता है। परिष्कृत करना, ध्यान से सुनना, परिवर्तित करना, संशोधित करना द्वितीय व्यवसाय कहलाता है। इससे कोई भी पदार्थ जो पहले से हमारे पास होता है उसी को हम चेंज करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के बाद वो ज्यादा उपयोगी हो जाता है और ज्यादा मूल्यवान हो जाता है। जैसे लकड़ी, लकड़ी काट के आपने लकड़ी प्राप्त की, इससे आपने फर्नीचर बना दिया, तो लकड़ी से फर्नीचर बनाना द्वितीय व्यवसाय है। लकड़ी काटना प्राथमिक व्यवसाय है। गन्ने की कृषि करना प्राथमिक व्यवसाय है। गन्ने से चीनी बनाना द्वितीय व्यवसाय है। गेहूं उत्पादन करना प्राथमिक व्यवसाय है। गेहूं से आटा बनाना द्वितीय व्यवसाय है। द्वितीय व्यवसाय जिसमें एक ही काम है, विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मेनली तीन चीजें होती हैं। पदार्थ का आकार बदल जाता है, उपयोगिता में वृद्धि होती है और मूल्य में वृद्धि होती है। तीन चीजें होती हैं विनिर्माण के बाद। विनिर्माण जो शब्द है, मैन्युफैक्चरिंग जो शब्द है, इसका बेसिक्स अर्थ तो है हाथ से बनाना, हाथ से बनाना। और वैसे हम बात करें तो किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना आपका क्या होता है? विनिर्माण होता है। आज हम बात करेंगे विनिर्माण उद्योगों की, यानी हम उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे। हम उद्योगों के वर्गीकरण की बात करेंगे कि आकार के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटते हैं। कुटीर उद्योग क्या होते हैं, लघु उद्योग क्या होते हैं, वृहत उद्योग क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योग क्या है, खनिज आधारित उद्योग क्या है, वन आधारित उद्योग क्या है, रसायन आधारित उद्योग क्या है, समुद्र आधारित उद्योग कौन से हैं। फिर हम बात करेंगे इसके बाद स्वामित्व, मालिक, ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिक कौन है, इसके आधार पे आपके उद्योग चार प्रकार के होते हैं। निजी उद्योग यानी प्राइवेट उद्योग, सार्वजनिक उद्योग यानी कि आपके पब्लिक इंडस्ट्री जो पब्लिक की होती है, सरकार की होती है। फिर आपके सहकारी उद्योग, सहकारी जिसको आप कोऑपरेटिव कहते हो, और एक सामुदायिक, सामुदायिक मतलब कलेक्टिव इंडस्ट्री, सब लोग मिलके जब हम चलाते हैं तो वो सामूहिक इंडस्ट्री होती है। इस प्रकार हम उद्योगों के वर्गीकरण को आज पढ़ेंगे। और मेनली हमारा इस टॉपिक में केवल द्वितीय व्यवसाय में यही है कि उद्योगों के वर्गीकरण से संबंधित हम अध्ययन करने वाले हैं। और एनसीईआरटी 12th क्लास मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका एक चैप्टर है विनिर्माण उद्योग, आप उसको साथ साथ पढ़ सकते हो। उसी से हम सब चीजें उठाएंगे और उनको अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस करेंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये 12th क्लास की किताब से आपका टॉपिक होता है। सिलेबस में भी लिखा होता है कि ये 12th क्लास का बुक है मानव भूगोल, उसको हम डिस्कस करेंगे। एक बार आवाज वगैरह सब आ रही है, कमेंट वगैरह सब आ रहे हैं तो आप चेक करके मुझे बता दो, उसके बाद मैं आज की बात को शुरू कर देता हूं। हाँ, तो अब हम बात करेंगे द्वितीय व्यवसाय। द्वितीय व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आप एक ही बात बता सकते हो कि इसमें विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग जो है आपका वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी कि विनिर्माण उद्योग जो है वो द्वितीय व्यवसाय है। क्या है? द्वितीय व्यवसाय, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसमें होता क्या है विनिर्माण उद्योग में, आप बताएंगे? चलो बताओ। विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती क्या है, आप बताएंगे? चलो,
क्या होता है विनिर्माण उद्योग? तो प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को, प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को, यानी कि आप ये कह सकते हो कि प्राथमिक व्यवसाय से जो प्राप्त हुआ, प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त पदार्थ या संसाधन, जो भी आप कहना चाहो, प्रकृति से प्राप्त संसाधनों या प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त पदार्थों को परिष्कृत, मतलब जो आपको मिला उसको परिष्कृत करेंगे। परिष्कृत का मतलब जैसे आपने खान से लोहा एस्क निकाला, उसको आपने एस्क को परिष्कृत करके आपने इस्पात बना दिया। परिवर्तित का मतलब होता है आपने उसको चेंज कर दिया, परिवर्तित। एवं संशोधित करना विनिर्माण कहलाता है। बिल्कुल सही बात है भी, विनिर्माण कहलाता है। ओके, जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना, बिल्कुल लकड़ी काटना प्राथमिक व्यवसाय है और फर्नीचर बनाना द्वितीयक व्यवसाय है। गन्ने से चीनी बनाना द्वितीयक व्यवसाय है। और आप गेहूं से आटा बनाना ये आपका द्वितीय व्यवसाय है। आप देख सकते हो लौह एस्क का मतलब होता है खान से निकला पदार्थ। लौह एस्क से लौह और इस्पात बनाना, आयरन एंड स्टील जिसको हम कहते हैं, लोहा आयरन और इस्पात जो होता है वो स्टील होता है। तो लौह एस्क से लौह इस्पात बनाना। आप और भी कह सकते हो तांबा से तार बनाना। इसके अलावा भी हमारे जैसे सड़क निर्माण, पुल निर्माण, भवन निर्माण, ये सब भी द्वितीयक व्यवसाय में शामिल होते हैं। लेकिन अब मोटे तौर पे हम बात करें तो हम इनकी बात करेंगे। अभी आपको जो विनिर्माण है उसकी बात हम करने वाले हैं। विनिर्माण उद्योग की या विनिर्माण की 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। विनिर्माण की 3 विशेषताएं होती हैं। नंबर एक क्या होता है? पदार्थ का आकार बदल जाता है। ये कोई जरूरी नहीं घटेगा, बढ़ भी जाता है। जैसे लकड़ी से आपने फर्नीचर बनाया तो वो ज्यादा बनेगा। एक ट्रक लकड़ी से तो बहुत सारा फर्नीचर बन जाएगा। एक ट्रक गन्ने से चीनी बहुत कम बनेगी, तो आकार बदलता है। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। नंबर 2, उपयोगिता में वृद्धि होती है। उपयोगिता में वृद्धि होती है। तीसरी बात आपको पता होनी चाहिए, क्या हो जाता है? मूल्य में वृद्धि होती है। ये 3 काम मेनली होते हैं विनिर्माण में। विनिर्माण से ये 3 चीजें आपकी बदल जाएंगी। पदार्थ का आकार बदल जाएगा, उपयोगिता बढ़ जाएगी और मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, एक बात ये भी देख लें, विनिर्माण का अर्थ क्या होता है? विनिर्माण का अर्थ, इसका बेसिक जो अर्थ होता है वो तो क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है। शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना। अभी एक्चुअली में कोई भी चीज हाथ से नहीं बनती है। ये पहले के हिसाब से दिया गया शब्द है। अभी कोई भी चीज हाथ से नहीं बनती है, सब मशीनों से बनता है। लेकिन अब विनिर्माण में मशीनों से जो बनेगा वो भी इसमें शामिल होगा। आप ये भी कह सकते हो किसी भी वस्तु का उत्पादन करना
विनिर्माण कहलाता है। विनिर्माण कहलाता है, किसी भी वस्तु का उत्पादन करना विनिर्माण कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल हमारी बात सही है। किसी भी वस्तु का उत्पादन होगा वही विनिर्माण होगा। अब हम बात करेंगे विनिर्माण यानी उद्योग। अब हम बात करेंगे उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लासिफिकेशन में हम बात करें तो हमारी इंडस्ट्रीज जो है हम उनको मेनली 3 आधार पे विभाजित करते हैं। सबसे पहले आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, बिल्कुल आकार के आधार पर। 2 नंबर पे हम कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। और 3 नंबर हमारा वर्गीकरण जो होता है वो होता है स्वामित्व, स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पे, कच्चे माल के आधार पे और आकार के आधार पे। तो आपको पता चलेगा कि आकार के आधार पे हमारे जो उद्योग होते हैं वो 3 होते हैं। सबसे 4 प्रकार भी हो जाते हैं कई बार, वो तो अलग अलग मध्यम उद्योग भी बता देते हैं। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और एक आपके वृहत उद्योग। ये 3 प्रकार के होते हैं। कच्चे माल के आधार पे हम कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग आपके होते हैं। एक आपके होते हैं खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। एक आपके होते हैं पशु आधारित उद्योग, एक आपके होते हैं वन आधारित उद्योग, एक आपके होते हैं रसायन आधारित उद्योग। ये सब आपके उद्योग के प्रकार होते हैं। हाँ, 1 मिनट, थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। हाँ, वन आधारित हो गया। अब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्वामित्व के आधार पे आपके उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता चलेगा कि स्वामित्व की जब हम बात करते हैं तो हमारे उद्योग जो होते हैं वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपके होते हैं सार्वजनिक उद्योग। कैसे होते हैं? सार्वजनिक। सार्वजनिक का मतलब होता है सरकारी, पब्लिक उद्योग। एक आपके होते हैं निजी उद्योग। क्या होते हैं? निजी उद्योग। एक आपके होते हैं सहकारी, सहकारी उद्योग। सहकारी का मतलब क्या होता है? सहकारी का मतलब होता है कोऑपरेटिव। और एक होते हैं ज्वाइंट सेक्टर, जो सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर चलाते हैं, संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग। अब हम इन सब उद्योगों का एक एक करके वर्णन करेंगे। ओके, ये आपका आज का टॉपिक रहेगा। पूरा विस्तार से आपके सामने आ गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है। ओके, हाँ, सबसे पहले हम जो अध्ययन करेंगे वो आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण देखेंगे। तो देखिए आप, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण
आकार के आधार पे आपके उद्योग कितने प्रकार के होते हैं अभी हमने पढ़ा है। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण निम्न 3 कारकों के आधार पे किया जाता है। वो 3 कारक कौन से? 3 कारकों के आधार पर किया जाता है, आधार पर किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहला कारक होता है निवेशित पूंजी की मात्रा, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, कितने करोड़ रुपए आपने लगाए हैं, कितने लाख रुपए आपने लगाए हैं, वो आपका विनिवेशित पूंजी होती है। उसके आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण होगा। नंबर 2 आपका होता है उत्पादन की मात्रा के आधार पर, उत्पादन की मात्रा के आधार पर कि आपका कितना प्रोडक्शन किया उद्योग ने, इसके आधार पे। और 3 नंबर होता है श्रमिकों की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। इसमें क्या होता है, मेनली ये डाटा कम अवेलेबल रहता है पूरे देश में, ये कम अवेलेबल रहता है, तो ज्यादातर जो उद्योग होते हैं उनको इन्हीं 2 के आधार पे वर्गीकृत किए जाते हैं। अब छोटे छोटे उद्योग कितना प्रोडक्शन करते हैं, इनका डाटा अवेलेबल नहीं होता, इसलिए बात होती है। अब हम बात करेंगे आकार के आधार पर, आकार के आधार पर मतलब इन तीनों कारकों के आधार पर, आकार के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। जब भी समझने की चीजें आएंगी थोड़ा सा ज्यादा जोर लगाएंगे, नहीं तो हम बातें लिखते चलेंगे। जैसे आपकी पहला होता है कुटीर उद्योग, सही बात है भी, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। नंबर 2 आपका होता है लघु उद्योग, लघु उद्योग जो हमारे छोटे उद्योग होते हैं। और 3 नंबर पे हमारे होते हैं वृहत उद्योग, वृहत उद्योग। अब हम एक एक उद्योग की बात करेंगे। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा कुटीर उद्योग का उदाहरण नहीं है, कौन सा लघु उद्योग का उदाहरण है, कौन सा वृहत उद्योग का उदाहरण है, ऐसे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। कुटीर उद्योग, बताओ कुटीर उद्योग कौन से होते हैं, आप कमेंट करके बताओ कुटीर उद्योग कौन से होते हैं। अब हम पहले नंबर पे पढ़ेंगे कुटीर उद्योग। अच्छा, एक बात और भी पता होनी चाहिए, कुटीर उद्योग जो होता है वो सामान्यतः घर में लगता है, इसलिए उसका एक नाम होता है गृह उद्योग। इसीलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। कोटेज इंडस्ट्री, कोटेज कुटीर, कुटिया कोटेज, कुटीर इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। और किसी भी देश में सबसे पहले उद्योगों की शुरुआत यहीं से होती है, इसलिए इनको प्रारंभिक उद्योग भी कह देते हैं। कुटीर उद्योग, गृह उद्योग या प्रारंभिक उद्योग, इनके 3 नाम हैं। हाँ, सबसे पहली बात कुटीर उद्योग, गृह उद्योग समझ में आ ही गया। वे उद्योग जो परिवार के मुखिया एवं परिवार के सदस्यों द्वारा बहुत कम पैसे के साथ शुरू किए जाते हैं। अब एक बहुत कम पैसे की लिमिट हम बात करें तो निवेश, ये हमें बात करनी पड़ेगी डाटा के हिसाब से 25 लाख तक। यदि 25 लाख रुपए तक किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हुआ है तो वो आपका कौन सा उद्योग होगा, कुटीर उद्योग होगा। ओके, कैसे चलाया जाता है ये उद्योग, परिवार के मुखिया व
परिवार के सदस्यों द्वारा न्यूनतम पूंजी लगाकर चलाए जाते हैं। मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं होता, बहुत कम इन्वेस्टमेंट। अरे वैसे लिमिट 25 लाख की है, लेकिन सब उद्योगों में 25 लाख रुपए नहीं लगते। अब किसी ने झाड़ू बनानी शुरू कर दी, आपके खजूर के पेड़ के टहनियां काटी और एक दिन काट के आ गए, दूसरे दिन इकट्ठी की, तीसरे दिन उसकी झाड़ू बना दी, तो इन्वेस्टमेंट कहां हुआ? नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट तो 1000 रुपए भी नहीं हुआ। कोई टोकरी बनाने वाला है, टोकरी, चटाई बनाने वाला है, तो ये सब में कहां इन्वेस्टमेंट होता है? ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। हाँ, अब हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की। भाई कुटीर उद्योग की विशेषताएं क्या होती हैं? एग्जाम में तो ये विशेषताएं आएंगी, या आपके ये वाला पॉइंट भी आ सकता है, ये वाला पॉइंट भी आ सकता है। तो आपको बताना होता है नंबर 1 विशेषता, कार्य परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है। सामान्यतः बात यही है कि परिवार के लोग मिलके ही काम कर लेते हैं, यह इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, दूसरी बात, कच्चा माल स्थानीय क्षेत्र से ही उपलब्ध हो जाता है। जैसा कच्चा माल होगा उसी कच्चे माल के आधार पर ही कुटीर उद्योग लगेगा। जिस जगह मान लो भाई बांस ज्यादा बनता है तो वहां बांस की टोकरी बनेगी, बांस का फर्नीचर बनेगा। कहीं खजूर ज्यादा होता है तो खजूर के पत्तों की झाड़ू बनेगी। और मान लो आपके कहीं पे सरकंडे जिसको आप बोलते हो, कुच्चा, वो ज्यादा होता है तो फिर उसके मुड्डे उड्डे बनने शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार के काम होते हैं। अगली बात, ऊर्जा या शक्ति के साधनों की कम जरूरत होती है। मतलब ज्यादातर काम हाथ से ही हो जाता है, ज्यादातर काम जो होता है वो हाथ से हो जाता है। अगली बात, मानव व पशु श्रम का ज्यादा उपयोग होता है। मतलब अधिकांश काम जो होता है या तो मनुष्य कर लेता है, या आपके पशु जो भी उसके पास अवेलेबल होता है उन पशुओं की सहायता से तैयार कर लिया जाता है। इसमें ज्यादातर यही बात होती है। ओके, अगली बात, तैयार माल जो माल बना, तैयार माल स्थानीय स्तर पर ही क्या कर दिया जाता है? तैयार माल स्थानीय स्तर पर ही उपयोग कर लिया जाता है। हाँ, ज्यादातर जो पदार्थ बनते हैं उनको लोकल स्तर पे ही काम में ले लिया जाता है, बचता नहीं है वो। और अगली विशेषता सुन के आप चौंक जाओगे। क्या चौंक जाओगे? इन उद्योगों से जीवन निर्वाह होता है। अरे वाह, कहने का मतलब यह है कि जैसे खेती जीवन निर्वाहक होती है, उसी प्रकार ये उद्योग भी जीवन निर्वाहक होते हैं। मतलब ये पैसा कमाने के लिए नहीं लगाए जाते हैं उद्योग, ये जीवन जीने के लिए लगाए जाते हैं। ये जीवन जीने के लिए लगाए जाते हैं। अगली बात, इन उद्योगों को वाणिज्य महत्व कम प्राप्त होता है।
कम प्राप्त होता है, मतलब इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती ट्रेडिशनल व्यापारिक तरीके से। हाँ, और ओके, अगली बात देखो आप, इन उद्योगों पर पूंजी व परिवहन के साधनों का प्रभाव नहीं होता है। बिल्कुल, अब ऐसा नहीं होता कि इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। पूंजी का कोई प्रभाव नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रभाव नहीं होता। चलो और बताओ कोई खास बात। आपको बात समझ में आ गई जीवन निर्वाह वाली? बाकी सब उद्योगों पे पूंजी और परिवहन दोनों का प्रभाव होता है, लेकिन इसके ऊपर नहीं होता, क्योंकि ये लोकल स्तर पे लोग अपने पशुओं के द्वारा ले आते हैं, तो ज्यादा कॉस्ट वोस्ट नहीं आती है। अगली बात बताओगे आप? हाँ, अब आपको बतानी है कुटीर उद्योगों में बनने वाली वस्तुएं, कुटीर उद्योगों में क्या क्या बनता है। अब इसमें आपको अपनी बात बतानी है। धनुष बाण, वो शिकार करने वाला। टोकरी जैसे आप पशुओं को चारा वारा डालने के लिए बांस वास की बनी होती है वो वाले। एक दोने पत्तल, पहले हमारे वृक्षों के पत्तों की पत्तल नहीं बनती थी क्या, वो वाली पत्तल। आजकल तो ये वो प्लास्टिक की फोम की सी बनने लग गई, तो वो तो इंडस्ट्री में बनती है बहुत बड़ी बड़ियों में भी। और लोहे के उपकरण का मतलब है कुंवाड़ी, जेली, कसिया, ये सब, कस्सी, रुंबा, जो हमारे खेती वेती के लुहार जो बनाता है वो वाले। चटाई, हाँ चटाई, याद आते जाएंगे, लिखते जाएंगे, कितने ही लिख लेना, आपके सब पता रहता आपको। चटाई। मिट्टी के बर्तन, जैसे घड़ा बनता है, मिट्टी के बर्तन। आप बताओ, घड़ा कोई इंडस्ट्री में थोड़ी बनेगा। और चमड़े की वस्तुएं, ऊन की कंबल। आजकल तो ऊन की कंबल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में बनने लग गई, पहले आपके ऊन की कंबल जो होती थी वो हाथ से ही बनाई जाती थी। मोटा कपड़ा जब भी आ जाए ना तो कुटीर उद्योग में आएगा, क्योंकि मोटा कपड़ा खादी वाला जो बनता है ना वो लोग घरों पे बनाते हैं। और लकड़ी की वस्तुएं। और एक बात और बताता हूं, वैसे आजकल ये बड़ा काम होने लगा है, सुनार द्वारा सोने व चांदी के आभूषण बनाना। अभी तो भी बड़ी बड़ी इसमें कंपनियां आ गई, इसमें आजकल तो शोरूम होने लग गए सब बड़े बड़े, और सब इंडस्ट्री में बनते हैं, मशीनों से बनते हैं सब कुछ। लेकिन पहले के अनुसार ये सही बात है, सोने चांदी के आभूषण बनाना। ओके, अब बात आएगी कि ये उद्योग लगे कहां। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए विश्व में कुटीर उद्योग का सर्वाधिक विकास एशिया में हुआ। याद रखना, जापान को छोड़कर। जापान में जो उद्योग लगे थे वो पहली बार से ही लघु उद्योग लगे थे, कुटीर उद्योग नहीं लगे वहां जापान में, यही लगे थे। और इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका में भी कुटीर उद्योग का विकास हुआ है।
ये आपकी बात है। इस बात में कोई समस्या है तो आप मुझे बताओ, नहीं है तो फिर आगे चलेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे चलेंगे। फिर आपको बात समझ में आ गया? जापान में कुटीर उद्योग नहीं लगे, सीधे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगी थी, क्योंकि जापान में सीधा मशीनों से वस्तुएं बननी शुरू हुई थी, और जब मशीनों से वस्तु बनती है तो आपका क्या हो जाता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है, कुटीर उद्योग नहीं होता, कॉटेज इंडस्ट्री नहीं होता, हाउस होल्ड इंडस्ट्री नहीं होता। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई? एक बार कमेंट कर दो। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, यस 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 यस, एक आध कोई बच्चा लिखे तो भी नहीं दिखता है। हाँ, अब हम चलेंगे लघु उद्योग। लघु उद्योग को क्या कहेंगे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लघु उद्योग, आपके लघु उद्योग कौन से होते हैं बताओ? इनको हम ऐसे कह सकते हैं, कुटीर एवं वरहत उद्योगों के मध्य की स्थिति। हाँ, मतलब क्या होता है, वरहत उद्योगों में तो सब काम ऑटोमेटिक मशीनों से होते हैं, वरहत उद्योगों में तो सब काम ऑटोमेटिक मशीनों से होते हैं, कुटीर उद्योग में हाथ से होते हैं। इन दोनों के बीच का छोटी छोटी मशीनों से जो चीजें बनती हैं उनकी बात है। हाँ, एक मैं आपको बताता हूं, वो राष्ट्रसंघ एशिया ने इसकी परिभाषा दी, वो वाली बताता हूं। राष्ट्रसंघ एशिया मतलब एशिया के देशों का समूह, वह सुदूर पूर्व आयोग के अनुसार, वह सुदूर पूर्व आयोग के अनुसार स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होगा, ये आपको बताना है। वे उद्योग जिनमें कितने लोग लगे हो बताओ? जिनमें 50 से कम वेतनभोगी श्रमिक बिना मशीनों के काम करते हैं। जिनमें 50 से कम वेतनभोगी, वेतनभोगी का मतलब है जो पैसे के बदले काम करते हैं, क्योंकि घर के सदस्य काम करेंगे तब कुटीर उद्योग हो जाएगा। जब घर के सदस्य काम करेंगे तब आपका कुटीर उद्योग हो जाएगा, याद रख लेना। और इसमें क्या हो रहा है, 50 से कम वेतनभोगी, वेतनभोगी श्रमिक, श्रमिक बिना मशीनों के काम करते हैं, बिना मशीनों के काम करते हैं, काम करते हैं, या क्या होगा, 20 से कम श्रमिक मशीनों से कार्य करते हैं। 20 से कम श्रमिक मशीनों से कार्य करते हैं, वे लघु उद्योग कहलाते हैं। 50 लोग बिना मशीनों के काम करें या 20 लोग मशीनों के साथ काम करें, वो आपके लघु उद्योग होते हैं। अच्छा सर, इसमें निवेश की क्या स्थिति है भाई? मान लो पैसे के हिसाब से देखें तो निवेश की कंडीशन ये 25 लाख से 5 करोड़ विनिर्माण उद्योग में, विनिर्माण उद्योग में मतलब कोई भी विनिर्माण उद्योग है तो उसमें 5 करोड़ तक रुपए लगे तब तक वो लघु उद्योग है। अच्छा, एक और सेवा क्षेत्र की भी बात हो सकती है, मतलब आप कोई कॉल सेंटर वगैरह चला रहे हो, ऐसे सेवा क्षेत्र की बात है तो 10 लाख से 2 करोड़ निवेश वाले, 2 करोड़ निवेश, ये आपका नीचे वाला आता नहीं है ज्यादा, ऊपर वाला ही आता है कि 25 लाख से 5 करोड़ रुपए आपने निवेश कर रखे हैं तो वो आपका लघु उद्योग है। 5 करोड़ से ज्यादा है तो वृहत उद्योग है, और 25 लाख से कम है तो वो क्या है, 25 लाख से कम है तो वो कुटीर उद्योग है। 25 लाख तो कुटीर में लिख ही दिया था हमने। अब आपके आएंगे मुख्य लघु
उद्योग कौन से हैं? मुख्य लघु उद्योग कौन से हैं? बताओ भी कौन से। आप किस किस को जानते हो? जैसे मैं आपको बताता चलता हूं, एक आध आप भी बताओ। बेकरी उद्योग, ठीक बात है, आजकल बिस्किट विस्किट बनते हैं और बनते हैं, ये सब बेकरी उद्योग लघु उद्योग में आता है। सड़क व रेलवे लाइन दूरस्थीकरण उद्योग। बना नहीं रहे ये, उसमें कोई कारीवारी लगा के उसको ठीक करना है, तो वो उद्योग इसमें आएगा। अच्छा, एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट बर्फ उद्योग, बर्फ की फैक्ट्री आपके लगती है, वो वाला बर्फ उद्योग। छोटी होती है तो भी उसको कुटीर उद्योग नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें जो काम होता है वो उससे होता है, मशीनों से होता है। एक मसाला उद्योग, अब वैसे देखें तो मसाला उद्योग आपका कुटीर उद्योग में भी आ सकता है। क्यों आ सकता है? आपके मिर्च का उत्पादन होता है आपके एरिया में, आपने एक चक्की लगा दी, मिर्च बेचनी शुरू कर दी, तो मसाला उद्योग हो गया। फर्नीचर उद्योग, एक गांव में आपके कोई भी जांगीड़ समाज का व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति, आजकल तो सब करते हैं, अपने घर पे बैठ के फर्नीचर बनाता है, तो वो भी कुटीर उद्योग भी हो सकता है, लेकिन उसमें 25 लाख से ज्यादा लगे तो वो मध्यम उद्योग हो जाएगा। एक तंबाकू उद्योग, आजकल तंबाकू बनाते हैं, भादरा का तंबाकू प्रसिद्ध होता है। तो ये सब आपके कौन सी इंडस्ट्री है? ये आपकी लघु उद्योग में आती है। अच्छा, अब बताना है कि इन उद्योगों का विकास कहां ज्यादा हुआ है। हाँ, तो ये एनसीईआरटी की सेम कॉपी है, इसलिए आपको वहां से करेक्ट वैसे याद करना है। दक्षिण अमेरिका ने तो कोई ज्यादा डेवलपमेंट है और न कम डेवलपमेंट है। दक्षिण अमेरिका व एशिया में लघु उद्योगों का ज्यादा विकास हुआ। कोई बात नहीं, आप जैसे आप सारा पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। यूरोप में वृहत उद्योगों का विकास हुआ सबसे पहले, एशिया में कुटीर उद्योगों का हुआ, एशिया दक्षिण अमेरिका में लघु उद्योगों का विकास भी हुआ। अब जो आपने पिछले में अपवाद लिखा था वो यहां आएगा। जापान का औद्योगिक विकास लघु उद्योगों पर आधारित था। मैंने आपको पहले वाले में ही बताया था। अब तो जापान में सब वृहत उद्योग भी लग गए, लेकिन जब पहली बार जापान में आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की शुरुआत हुई तो वहां सबसे पहले कौन से उद्योग लगाए गए थे? लघु उद्योग लगाए गए थे। कुटीर उद्योग जापान में कभी नहीं लगे, याद रख लेना। कुटीर उद्योग जापान में कभी नहीं लगे, हमेशा से ही मशीनों से काम होता है। हाँ, अब देशों की बात बताता हूं। भारत सरकार तो आज भी एमएसएमई हर रोज कहती है, मीडियम स्मॉल इंडस्ट्री, माइक्रो, ये सब हमेशा कहती है। भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील ने अपनी श्रम शक्ति को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए लघु उद्योग प्रारंभ किए। बिल्कुल, भारत आज भी सबसे ज्यादा, कोरोना में सबसे ज्यादा नुकसान एमएसएमई को हुआ। एमएसएमई, एम का मतलब माइक्रो, एस का मतलब स्मॉल, एम का मतलब मीडियम, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। ये जो हमारा अलग से मंत्रालय, हम आज भी ये चाहते हैं, हमारे देश में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार एमएसएमई में मिला है, तो भारत का तो ये आधार है। अभी भारत की जनता को सबसे ज्यादा रोजगार जो देता है वो यही उद्योग देते हैं। और अब हमारे पास आ गया वृहत उद्योग। अभी आजकल इससे सवाल ज्यादा आते हैं। वृहत उद्योग
मतलब बड़े उद्योग, इनको आप क्या कहोगे? बड़े उद्योग, मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्री होते हैं ये, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वृहत उद्योग होते हैं। अब आप देखिए इनकी शुरुआत कब हुई? विश्व में वृहत उद्योग की शुरुआत, वृहत उद्योगों की शुरुआत सही में बात है तो 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुई। हाँ, याद रख लेना है कि सबसे पहले वृहत उद्योगों की शुरुआत यूरोप में हुई थी। ओके, भारत में इन उद्योगों की शुरुआत सही में बात करें तो 1854 में मुंबई की सूती वस्त्र मिल के साथ हुई। इससे पहले और भी उद्योग लगे थे, लेकिन ज्यादा डेवलपमेंट जो हमारा शुरू हुआ वो अभी हुआ। आप इसको ये भी कह सकते हो 1850 के बाद हमारे इसकी शुरुआत हुई। अच्छा, निवेश कितना होगा वो तो पिछले में पता चल ही गया था, 5 करोड़ से अधिक। 5 करोड़ से अधिक है तो ही वो वृहत उद्योग है। ओके, अब हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की। ये बड़ी खास बात है, विशेषताएं। आप लोग बताएंगे कि इनकी क्या क्या विशेषता है। नंबर 1, इनमें जटिल एवं भारी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। सही बात है, बड़ी बड़ी मशीनें, बहुत वेट वाली उन मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अगली बात देखो, श्रम का विशिष्टीकरण का मतलब क्या होता है? एक श्रमिक एक ही काम करता है, एक ही प्रकार का काम करता है। आप ये कहोगे जैसे मारुति कंपनी में कार बन रही है तो जो व्यक्ति टायर लगा रहा है वो टायर ही चढ़ाएगा, जो शीशा लगा रहा है वो शीशा ही लगाएगा, जो कलर कर रहा है वो कलर ही करेगा, जो व्यक्ति मतलब गियर सेट कर रहा है वो गियर ही सेट करेगा, जो सामने वाला ग्लास लगाएगा वो सामने वाला ग्लास ही लगाएगा। एक व्यक्ति दिन में 100 कार के टायर लगाएगा तो वो एक्सपर्ट हो जाएगा उस काम को करने में। इसी को कहते हैं श्रम का विशिष्टीकरण। एक बात और, 2 से अधिक कच्चे माल का प्रयोग। हाँ, बाकी में हो सकता है कोई एक चीज, गेहूं आई, गेहूं से आटा बना दिया, ऐसा यहां नहीं होता। यहां कच्चा माल भी 2-3 प्रकार का होता है। अगली बात, उत्पादन का उद्देश्य व्यापार होता है। उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है? व्यापार। मतलब यहां जीवन निर्वाह मतलब नहीं है, अपने काम की चीजें बनाना नहीं, बेच के पैसा प्राप्त करना। भाई जिस व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपए निवेश कर रखे वो बताओ किसके लिए चीजें बनाएगा? व्यापार के लिए बनाएगा। आप लोग भी समझते हो इसमें। अगली बात, सामान्यतः एक कारखाने में एक ही वस्तु बनती है। बिल्कुल सही बात है, एक कारखाने में एक ही चीज बनेगी। जो मान लो टायर बना रहा है वो टायर ही बनाएगा, जो बिस्किट बना रहा है वो बिस्किट ही बनाएगा, साइकिल बना रहा है वो साइकिल ही बनाएगा, बाइक बना रहा है वो बाइक ही बनाएगा, कार बना रहा है वो कार ही बनाएगा। कॉमनली बात है। हाँ, उसके बाद अगली बात, हाँ एक ये भी बात होती है, अंतरराष्ट्रीय मांग व
मानकों के अनुसार, मानकों के अनुसार उत्पादन। आपने एक गाड़ी बनाई, वो गाड़ी आपने बना दी 20 लाख की, वही गाड़ी अमेरिका में 10 लाख में बन रही है और आप वाली से अच्छी क्वालिटी की, तो वो भारत में वही बिकेगी जो अमेरिका में बन रही है। तो आपको इंटरनेशनल बाजार को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप अपनी मर्जी से आपने जो चाहा वो बना दिया, ऐसा बिकेगा नहीं। आप पूरे इंटरनेशनल बाजार को देख के चीजें बनती हैं। हाँ, अगली बात, इतना सारा काम हो रहा है, ऊर्जा की खपत, ऊर्जा की खपत अत्यधिक होती है। ऊर्जा की खपत अत्यधिक होती है मतलब बहुत ज्यादा खपत होती है। आपको पता है पूंजी निवेश, पूंजी निवेश अत्यधिक होता है। ये 5 करोड़ तो न्यूनतम है, अधिकतम तो आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते, इतना बड़ा होता है। अच्छा, अब आप एग्जाम्पल बता दो, इसके एग्जाम्पल बता दो, कितने बता दो। लोहा इस्पात उद्योग, बताओ स्टील कोई ऐसे ही बन जाएगा क्या? मोटर गाड़ी उद्योग, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, ये तो आप सबको पता ही है, ऐसा थोड़ी हो सकता है आपको ये भी नहीं पता कौन सा क्या होता है। मोटर गाड़ी उद्योग, जलयान उद्योग, जलयान उद्योग, वायुयान उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रासायनिक उर्वरक उद्योग, उर्वरक उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग। अरे कितने ही लिख लो, आप सबको पता ही है ये क्या बताने की बात है, ये कुछ बताने की बात नहीं है। अच्छा, यहां मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, नोट। हाँ, वृहत उद्योगों के 2 वर्ग हैं। ये बात थोड़ा ध्यान से सुने। आप लोगों ने चाहे एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी हो, लेकिन जितना बारीकी से मैं आपको बता रहा हूं उतना बारीकी से आपने नहीं पढ़ा, है ना। एक लिखा हुआ है ये वाला, परंपरागत, परंपरागत वृहत औद्योगिक प्रदेश, वृहत औद्योगिक प्रदेश। क्या आप मुझे बताओगे कि ये परंपरागत औद्योगिक प्रदेश कौन से देशों में मिलेंगे? तो आपको पता होना चाहिए ये अधिक विकसित देशों में, विकसित देशों में स्थापित हुए। हाँ, मतलब आपके ज्यादा डेवलप्ड कंट्री जो है उनमें परंपरागत, परंपरागत, परंपरागत का मतलब होता है ट्रेडिशनल, जो पहले से चले आ रहे हैं। हाँ, यूरोप के कंट्रियों में परंपरागत उद्योग ही मिलेंगे। दूसरा, उच्च प्रौद्योगिकी वाले वृहत उद्योग। अब की बार बताओ ये कौन से देशों में स्थापित होंगे? बताओ। तो आपको पता होना चाहिए इनका विस्तार, इनका विस्तार कम विकसित देशों में हुआ है। इनका विस्तार कम विकसित देशों में हुआ है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। उच्च प्रौद्योगिकी जो आजकल जो आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी वाले इंडस्ट्री, तो ये सब एमएनसी जो है वो स्थापित कर रही हैं। लेकिन एमएनसी वहां स्थापित कर रही है जहां लेबर कॉस्ट कम आए, जहां पैसा ज्यादा बचे, और एमएनसी वहां स्थापित करेगी जो कम विकसित देश है, क्योंकि विकसित देशों में श्रमिक शक्ति जो है वो महंगी है और श्रमिक उपलब्ध भी कम हो पाते हैं। उद्योगों के लिए कहाँ होते हैं, सेवाओं में ज्यादा लोग लग जाते हैं। तो ये आपके जो उद्योग होते हैं वो कम विकसित देशों में लगते हैं। याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कम विकसित और अधिक विकसित वाली। परंपरागत वृहत उद्योग अधिक विकसित में, और उच्च प्रौद्योगिकी वाले वृहत उद्योग कम विकसित देशों में स्थापित
हुए हैं। अब आप अगली बात पे आ जाओ। ओके, अब हम किस पे डिस्कस करेंगे? अब हम थोड़ी सी आधुनिक वृहत उद्योगों की विशेषताएं अभी हमने पढ़ी थी, लेकिन थोड़ी सी बात दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। जो पहले विशेषताओं में रिपीट किया वही करूंगा। पहला है कौशल या श्रम का विशिष्टीकरण। एक व्यक्ति एक ही काम करेगा। पहले एक मास्टर होता था, वो सब कुछ पढ़ा देता था। आजकल ज्योग्राफी वाला ज्योग्राफी पढ़ाता है, बल्कि आजकल तो इतना भी स्पेशलाइजेशन हो गया, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाने वाला राजस्थान ही पढ़ाता है, वर्ड पढ़ाने वाला वर्ड ही पढ़ाता है। हाँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन आया था एक बार यूजीसी नेट के एग्जाम में, उसकी भी हम बात करेंगे। हाँ, ये मैं बता देता हूं। बड़े उद्योगों में एक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार के कार्य करता है। निरंतर एक ही प्रकार के कार्य करता है, जिससे वह उस कार्य में निपुण हो जाता है। ओके, अभी आप एक बार चलते रहे, टेक्निकल इशू है कोई? कोई टेक्निकल वजह से एक बार ये बंद हो गया था बोर्ड। अब मुझे भी नहीं समझ में आया हुआ क्या। देखते हैं पीछे की बातें आती हैं या नहीं आती हैं। और कोई समस्या तो नहीं है ना? हाँ, नहीं है। ओके, चलो देखते हैं। 1 मिनट चालू रखेंगे हम बातों को, आप लोग जुड़े रहें, कोई समस्या है नहीं। हाँ, अब 1 सेकेंड आपका लगेगा। ये टेक्निकल इशू है, इसमें मैं भी कुछ कर नहीं पाऊंगा। जो भी होगा वो अपने आप होगा। हमने कोई ऐसा बटन तो दबाया नहीं जिससे बंद होने वाला था। जो भी था देखते हैं। हाँ, कौशल का विशिष्टीकरण हम बात कर रहे थे कि बड़े उद्योगों में प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही कार्य करता है, जिससे वह उस कार्य में क्या हो जाता है? निपुण हो जाता है। और जबकि लघु उद्योगों में एक ही जो कारीगर होता है वो सब कार्य करता है, जिससे उसमें समय और लागत दोनों ज्यादा लगती हैं। हाँ, यहां हम बात कर रहे थे। इससे आगे की बात हमारी चली गई, कोई बात नहीं, ये इतना बच गया, ये भी ठीक है। हाँ, तो हम लिख क्या रहे थे? बड़े उद्योगों में एक कारीगर निरंतर एक ही कार्य करता है, जिससे वह उस कार्य में निपुणता हासिल कर लेता है, जिससे समय व लागत दोनों कम लगते हैं। याद रखना है, बड़े काम की बात है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कथन कारण वाला, तभी मैं आपको थोड़े दिन बाद क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, तो सब चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। दूसरी बात आपको बताना है, जबकि लघु व कुटीर उद्योगों में
लघु व कुटीर उद्योगों में क्या होता है, सभी कार्य एक ही कारीगर करता है, सभी कार्य एक ही कारीगर करता है, जिससे समय व लागत दोनों अधिक लगते हैं, जिससे समय व लागत दोनों अधिक लगते हैं। आप बताओ, एक व्यक्ति कार बनानी शुरू कर दे तो बना देगा क्या? टायर भी उसी को सेट करना है, पेंट भी उसी को करनी है, कांच भी उसी को लगाना है, गेयरबॉक्स भी उसी को सेट करना है, इंजन भी उसी को सेट करना है, बना ही नहीं पाएगा। और सब अपना अपना काम करे तो उस काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं और वो काम जल्दी हो जाता है। ये आपकी बात थी, पहली खास बात थी। इस बात के लिए मैंने दोबारा से ये बात लिखी, वहां मैं पता नहीं एक बार थोड़ा सा दिमाग से मेरे निकल गई थी, तो इस बात के लिए हमने दोबारा से डाली। कोई बात नहीं, दोबारा से डाल देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, 2 मिनट और लग जाएंगी। यंत्रीकरण, मेरा उद्देश्य उस बच्चे को समझाना है जो पहली बार जुड़ा है ज्योग्राफी से, उसको बातें समझ में आनी चाहिए। यंत्रीकरण, अच्छा यंत्रीकरण होता क्या है? यंत्रीकरण का तात्पर्य किसी कार्य को करने के लिए मशीनों का प्रयोग है, मशीनों का प्रयोग करना है। हाँ, मतलब यंत्रीकरण का मतलब है किसी भी काम को मशीन के द्वारा किया जाता है। और अभी आपको पता है क्या आ गई? स्वचालित मशीन। स्वचालित मशीन यंत्रीकरण का विकसित रूप है। हाँ, अब बताओ, काम मशीन करेगी तो लागत क्या होगी? घटेगी। इससे क्या होगी? लागत घटेगी। और इसने एक काम और भी किया है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। और वो क्या किया है? हाँ, लिख ही देते हैं। यंत्रीकरण ने कुछ हद तक उद्योगों की श्रमिकों पर निर्भरता को कम किया है। पहले उद्योग वहीं लगते थे जहां सस्ते श्रमिक होते थे। भारत में पहला लौह इस्पात का कारखाना जमशेदजी टाटा ने बिहार के साक्षी में लगाया, क्योंकि वहां सस्ते श्रमिक उपलब्ध थे। बताओ, अब सब काम मशीनों से होते हैं तो सस्ते श्रमिकों की ज्यादा जरूरत नहीं होती। 3 नंबर, प्रौद्योगिकी नवाचार। इसका मतलब क्या है? उद्योगों में निरंतर नई तकनीकों के द्वारा लागत कम की जा रही है। एक व्यक्ति पहले हाथ से कपड़ा बनाता था, अब मशीनों से बनाने लग गया। मशीन ऑटोमेटिक आ गई, और तेज बनने लग गया, और सस्ता बनने लग गया, लागत तो कम हुई है। और एक इनकी खास बात क्या होती है? संगठनात्मक ढांचा एवं स्त्रीकरण मतलब लेवल का मतलब होता है, जैसे पहले किसी भी एरिया में लेबर क्लास लोग होंगे, लेबर श्रमिक, उनके ऊपर आपके मतलब जैसे इंचार्ज का एक और इंचार्ज का एक कोई हेड होगा, है ना? इन दोनों के ऊपर एक हेड होगा, इसके ऊपर एक हेड होगा, उसके ऊपर CEO होगा, कंपनी का मालिक होगा। तो इस प्रकार मतलब बहुत सारे लेवल होने लग गए। पहले ऐसे नहीं होता था, सभी काम करते थे, मालिक ही देखता था सीधा। अब बहुत सारे स्तर होने लगे। और तो क्या है, ये बात तो बताने की जरूरत नहीं है।
पूंजी निवेश, ज्यादा मात्रा में पूंजी का निवेश होता है इन उद्योगों में। हाँ, और आप क्या बताओगे? एक यही बता सकते हो, प्रशासकीय अधिकारी वर्ग। अभी मैंने जो बात बताई उसी को इस वर्ड के द्वारा भी हम बता सकते हैं, ये आपकी बात है। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है, वैसे तो हम वो कहां पढ़ेंगे, वो सब हम पढ़ेंगे वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। अभी हम मानव भूगोल पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में दोबारा से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी बातें यहां बताऊंगा। अब आपका होता है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने पिछले दिनों में एक चीज नोट की है कि जब एग्जाम आरपीएससी का आपको देना हो तो आरपीएससी जो सिलेबस देती है उसी से पूछती है। केवीएस का देना हो, नवोदय विद्यालय का देना हो, डीएसएसबी का देना हो, तो एनसीईआरटी के जो टॉपिक है वो सेम वहीं से उठाए जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन वहीं से उठाया जाता है, सेम टू सेम डिटो कॉपी। तो अब हम जो आपका पोर्शन ही 12th क्लास का है मानव भूगोल, तो उसमें कम से कम जो एनसीईआरटी में लिखा वो तो डिस्कस करें। इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपकी ग्रेजुएशन लेवल की, तो वहां एनसीईआरटी से बाहर की खूब बात कर लेंगे, वहां और बातें कर लेंगे। यहां कम से कम किसकी बात करें हम, या एनसीईआरटी में जो लिखा उसकी बात कंफर्म करें। तो इसलिए मैंने वहां से आपके पॉइंट वहीं से उठाए, आगे की बात सब मैंने मेरी तरफ से लगा दी। पहला उद्योग बाजार। अब आपसे कोई पूछ ले बाजार, तो बताओ बिना बाजार के आप उद्योग लगा के क्या करोगे? आपने भारत में रॉल्स रॉयल कार बनानी शुरू कर दी, उसका बाजार ही नहीं है, बताओ क्या करोगे उसको बना के? आपने 10 लाख रुपए की इंडिया में बाइक बनाने का उद्योग लगा दिया, किसको बेचोगे भाई? कोई खरीदने वाला ही नहीं मिलेगा, या बहुत कम लोग मिलेंगे। तो क्या आपकी इंडस्ट्री कामयाब हो पाएगी? ना। हमारे देश का मतलब बाजार, लोगों के पास क्या खरीदने की क्षमता है उसके अनुसार आप वस्तुएं बनाओ। अब मान लो अमेरिका में कोई साइकिल बनाने का उद्योग लगा ले, तो अब वो नहीं चलेगा। यूरोप में लगा ले तो चलेगा, क्योंकि यूरोप के लोग साइकिलों पे चलने, वहां साइकिलों की लेन ही अलग होती है, सड़क पे लेन अलग होती है साइकिलों की, और वहां पे साइकिल को प्रमोशन किया जाता है। अब आपके देश में कोई जैसे मान लो भाई पहले वाले टाइप का स्कूटर बनाने शुरू कर दे, नहीं बिकेगा। तो ये सारी चीजें, जो चीजों की डिमांड है, जिस चीज का बाजार है, जो लोगों को चाहिए वही चीज आपको बनानी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, पहली बात अभी आपको बताऊंगा आगे, बाजार का अर्थ क्या है? बाजार का अर्थ है उस क्षेत्र में वस्तुओं की, उस क्षेत्र में वस्तुओं की मांग व क्रय शक्ति। आप जो चीज बना रहे हो वो उस क्षेत्र को चाहिए या नहीं चाहिए? जितने रुपए की आप बना रहे हो उतने रुपए की वो लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ये बाजार का अर्थ होता है। अब देखो, सबसे पहला यूरोप बड़ा बाजार है क्योंकि वहां ज्यादा पैसे वाले लोग हैं। उत्तरी अमेरिका, ये याद रखना है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, सेम टू सेम सवाल आ जाएगा। उत्तरी अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया वैश्विक बाजार हैं, वैश्विक बाजार हैं, मतलब बड़े विश्व के बाजार हैं, विश्व के, अच्छा व्रत नहीं लगाया हमने, वृहद वैश्विक बाजार हैं। क्यों है बताओ क्यों है? क्योंकि इन देशों में लोगों की क्रय शक्ति अधिक है, ये क्रय शक्ति अधिक है। इससे मैं आपको कथन कारण वाला क्वेश्चन बना के दूंगा बाद में, कि
यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया विश्व के बड़े बाजार है। कथन, कारण, क्योंकि इन लोगों, ये विकसित देश हैं, इन देशों में जनसंख्या की क्रय शक्ति अधिक है, तो सही बात है। और मान लो यही बात एशिया में कह दी जाए तो एशिया विश्व का बड़ा बाजार है, क्योंकि इन लोगों में क्रय शक्ति अधिक है, तो गलत बात हो जाएगी। क्यों एशिया बड़ा बाजार? इसलिए कि जनसंख्या ज्यादा है, क्रय शक्ति तो ज्यादा नहीं है, लेकिन जनसंख्या ज्यादा है। हाँ, याद रखें, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशिया क्या है? भी विश्व का बड़ा बाजार है, बड़ा बाजार है, क्योंकि यहां सघन जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि यहां सघन जनसंख्या पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, सघन जनसंख्या पाई जाती है, जनसंख्या ज्यादा है इसलिए। अच्छा, एक बात और होती है, वायुयान उद्योग, जलयान उद्योग, आपने हवाई जहाज बनाई, समुद्री जहाज बनाई, और भी आप देख लो जैसे शस्त्र निर्माण उद्योग, शस्त्र निर्माण उद्योग, इनके ऊपर बाजार का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक वायुयान बनाओ, आपको बेचना अमेरिका में, इंडिया में बना लो, कोई फर्क नहीं होता, का बाजार व्यापक होता है, व्यापक होता है। मतलब आपको ऐसे सोच के नहीं, अमेरिका में वायुयान बिक रहा है तो आप इंडिया में बना लो, चाहे जापान पूरे विश्व को बेचता है, यूएसए पूरे विश्व को बेचता है, क्योंकि 10 करोड़ रुपए का कोई वायुयान बने तो उसको चाहे आप वो 1 लाख रुपए का तेल जला के चला जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा, 1 लाख का तो जलेगा भी नहीं। तो आप समझ रहे हो, इस प्रकार की बातें। अब इसका मूल बात आपको बताता हूं, ये आपका वेबर के औद्योगिक सिद्धांत में ये बात आपको बताऊंगा, ये एक बाजार है और यहां पे किसी वस्तु का कच्चा माल प्राप्त होता है, तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक तो यही तो बताएगा कि अब उद्योग कहां लगे। तो आप ये बताओ उद्योग कौन सा लगाना है। जैसे मान लो आपको चीनी उद्योग लगाना है, चीनी उद्योग, तो आपका चीनी उद्योग जो लगेगा वो कच्चे माल के क्षेत्र में लगेगा। क्यों जी? तो आप सुनिए, आपके पास 100 केजी गन्ना है, 100 केजी गन्ना है, और इसकी आपको चीनी बनानी है और चीनी बिकेगी यहां। आप इस गन्ने को यहां लाए, यहां लाके चीनी बनाई, चीनी बनी 10 केजी। अरे 90 किलो का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फालतू में लग गई कि नहीं लग गई? हम क्या करते, इसकी यहीं चीनी बनाते और फिर यहां ले आते। तो याद रखना, क्या जिन उद्योगों का या जिन उद्योगों में अशुद्ध कच्चा माल प्रयोग किया जाता है, वे उद्योग कच्चे माल के क्षेत्र में लगते हैं। हमारे झुंझुनू जिले का हम एक एग्जाम्पल लें, अभी तो झुंझुनू नहीं रहा हो, है ना, फिर भी आप निमका थाना हो गया, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, जैसे खेतड़ी में आपके तांबा निकलता है। अब खेतड़ी से तांबा निकाल के तांबे को शुद्ध करने का उद्योग यदि झुंझुनू में लगा दिया जाता तो यहां से कच्चा माल झुंझुनू ले जाते, वहां जाके उसका तांबा निकालते, तो तांबा तो 1 क्विंटल में 5 किलो 10 किलो निकल जाता, 90 किलो तो वेस्टेज होता, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाती ही नहीं लगती। तो खान से निकला और वहीं पे शुद्ध किया, तो कच्चे माल के क्षेत्र में लगता है। अच्छा, अभी आपको एक दूसरी मिल लगानी है, सूती वस्त्र मिल। तो सूती वस्त्र मिल कहां लगेगी? आप देखो कि यहां आपके कपास उत्पन्न होती है, कपास। अब आपको सूती वस्त्र मिल लगानी, तो बाजार में लगाओगे कच्चे माल के क्षेत्र में, तो सूती वस्त्र मिल बाजार में लगेगी। क्यों? क्योंकि 100 केजी आप कपास लेके आए
और 100 केजी से 100 केजी ही क्या बनेगा, धागा। तो चाहे तो आप वहां से कपड़ा बना के ले आओ, चाहे आप कपास ले आओ, तो कपास ज्यादा आसानी से आएगी, और बाजार में जहां आपको बेचना है वहीं पे आप कपड़ा बना लो। क्यों? क्योंकि यदि कच्चा माल शुद्ध है तो उद्योग कहां लगेगा, बाजार में। यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। यदि कच्चा माल शुद्ध है, शुद्ध है का मतलब जितना कच्चा माल है उतनी वस्तु बन रही है, तो उद्योग बाजार में लगेगा। यदि कच्चा माल शुद्ध है तो उद्योग बाजार में लगता है। यदि कच्चा माल शुद्ध है तो उद्योग बाजार में लगता है, यह भी याद रखें। एक आप याद रखें, जल्दी खराब होने वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योग कहां लगते हैं, जल्दी खराब होने वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योग कच्चे माल के क्षेत्र में लगते हैं। ओके, आपको पेड़े बनाने का उद्योग लगाना है, तो जहां दूध होगा वहीं पेड़ा बनाना पड़ेगा। दूध बहुत दूर तक ले जाओगे तब तक तो खराब हो जाएगा। आप पहले दूध से पेड़ा बनाओ, फिर आप चाहे मुंबई ले जाओ, चाहे आप दुबई ले जाओ, कौन रोकने वाला है आपको? कोई रोकने वाला नहीं है। तो अब हम बात कर रहे हैं 2 नंबर, उद्योग को कौन प्रभावित करेगा, कच्चा माल। जहां तक मुझे अनुमान है आपको बात समझ में आ गई होगी। हाँ, यहां एक बात लिख देता हूं, भारी वजन अशुद्ध कच्चे माल, भारी वजन अशुद्ध कच्चे माल सस्ते कच्चे माल पर आधारित उद्योग कच्चे माल के क्षेत्र में लगते हैं। कच्चे माल के क्षेत्र में लगते हैं, यह बात सही कह रहा है। जैसे आपको एग्जांपल बताना है, इस्पात उद्योग यानी कि स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट उद्योग, आपको वेबर का औद्योगिक सिद्धांत पढ़ाऊंगा तब सारी बात बताऊंगा। चीनी उद्योग, अभी आपका पीजी वाला यूजी वाला पोर्शन बाकी है। सीमेंट उद्योग, ये सब। अच्छा, एक और आपको याद रखना है, कृषि प्रसंस्करण, डेयरी उत्पाद, आप पनीर वनीर जो भी बनाना चाहते हो वो आपके दूध के क्षेत्र पे ही बनेगा। ये आपका एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो उद्योगों को प्रभावित करता है। 3 नंबर पे हम चलेंगे, हाँ, श्रम आपूर्ति कैसे प्रभावित करती है। पहले उद्योग लगते ही वहां थे जहां सस्ते श्रमिक होते थे। हाँ, तो आप एक एग्जाम्पल लिख के इस बात को समझ सकते हो। प्राचीन काल में उद्योग वहां स्थापित हुए जहां श्रमिक उपलब्ध थे। अरे पहले सब लोग नौकरी करना नहीं चाहते थे, खेती करने वाले लोग खेती करते थे। तो उस समय ऐसा होता था, जैसे आपको इसका एक एग्जांपल बता दूं, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, जमशेदपुर वाला, वो कहां लगा था? वो आपके सस्ते मजदूरों के आधार पे लगा था। वैसे कच्चा माल भी उसका वही था, यह भी एक बात थी, लेकिन सस्ते श्रमिकों का भी प्रभाव था। आप एक ये भी कह सकते हो, वर्तमान में यंत्रीकरण ने उद्योगों की श्रमिकों पर निर्भरता कम की है। वर्तमान में यंत्रीकरण ने उद्योगों की श्रमिकों पर निर्भरता कम की है, यह भी बात सही है भी।
अच्छा, अगली बात पे आ जाओ, परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार, भाई आप लोगों को पता है कि जहां मान लो मोबाइल का टावर नहीं आ रहा हो, आपको नेट नहीं मिल रहा हो, बैंक नहीं मिल रहा हो, फाइनेंस कंपनी नहीं मिल रही हो, वहां उद्योग लगाओगे क्या? मतलब ही नहीं है। परिवहन, सस्ता परिवहन उद्योग को अपनी ओर आकर्षित करता है, उद्योग को अपनी ओर आकर्षित करता है। अच्छा, आप लोग देखोगे जो भी नदियां होती हैं उनके किनारे उद्योग ज्यादा लगते हैं, क्योंकि वो सस्ता जल परिवहन उपलब्ध कराते हैं। आपको पता हो तो ये आपकी एक नदी है सवर्ण रेखा, सवर्ण रेखा, और ये आपकी एक नदी है खरखोई, खरखोई। अब आपको पता है यहां पे कौन सा उद्योग लगा है? टिस्को, टिस्को लगा है। अब ये सस्ते परिवहन के कारण लगा है, और क्या है? आप जितने देखोगे हमारे पुराने रेल लाइनों के किनारे लगे हैं, तो बिल्कुल फर्क पड़ता है। 5 नंबर, सरकारी नीति। सरकारी नीति, आपकी सरकारी नीति, जैसे सरकार कहीं कहीं सेज स्थापित करती है, सेज। अब जापान के उद्योगों के लिए जेट्रो, कोरियाई उद्योगों के लिए कैट्रो, कोरियाई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रखा है, औद्योगिक पार्क बना रखा है हमने राजस्थान में। तो ऐसे हमें ये शेष जहां होते हैं वहां छूट होती है, तो वहां उद्योग ज्यादा लगते हैं। और एक आपका लास्ट है समूहन। समूहन, एक उद्योग जहां लग गया वहां दूसरा लग गया, फिर उन दोनों पे आधारित उद्योग तीसरा भी वहीं लग जाता है, चौथा भी वहीं लग जाता है, और इस प्रकार आपके उद्योग लग जाते हैं। एक कल मैं एक डाटा की बात कर रहा था, वो आज कल मेरे एकदम करेक्ट ध्यान में नहीं था, आज बता देता हूं। 1917-18 तक के डाटा हमारे पास है। रोजगार में हिस्सेदारी, आपको पता होना चाहिए, प्राथमिक व्यवसाय, भारत की बात कर रहा हूं, हाँ ये भारत की कर रहा हूं, वैसे हम मानव भूगोल पढ़ रहे हैं लेकिन भारत की बात कर रहा हूं। और द्वितीय व्यवसाय और तृतीय व्यवसाय, भारत में कितने लोग प्राथमिक व्यवसाय में काम करते हैं? 44, जिसमें कृषि, खनन, पशुपालन सब आ गए। द्वितीय व्यवसाय में 25, अभी जो आप विनिर्माण उद्योग की बात कर रहे हो, भारत के 25% लोग लगे थे 2017-18 में। अभी द्वितीय और तृतीय बढ़ेगा, प्राथमिक घटेगा। और तृतीय में कितने लगे? 31%। 31%, ये आपकी साझेदारी की बात है। हाँ, हम आज की बात को यहीं एक बार विराम देंगे, कल फिर मिलेंगे, तब आगे की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।